हेलो हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 जो बोर्ड पेपर की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस पृष्ठ रसायन से कम 4 से 5 नंबर का पक्का पूछता है, क्योंकि आप देखिए सिलेबस में मतलब सारे जितने दिए हुए हैं, जैसे पृष्ठ रसायन, विलयन, इन सब चैप्टरों के बाद नंबर दिए हुए हैं कि ये चैप्टर कितने नंबर का बोर्ड पेपर से पूछा जाता है। और इस वीडियो को अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक, चलो अब वीडियो अपना शुरू करते हैं। पृष्ठ रसायन, पहले ये जान लें कि पृष्ठ रसायन होता क्या है। पृष्ठ रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत हम पृष्ठ पर होने वाली, पृष्ठ मतलब सतह, सरफेस, पृष्ठ पर होने वाली घटनाओं का अध्ययन करते हैं। इसकी डिफिनेशन हम नहीं लिखेंगे, हम एक बार फिर से बोल दे रहे हैं, आप लिख लीजिएगा कि पृष्ठ रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत हम पृष्ठ पर होने वाली घटनाओं का अध्ययन करते हैं। और वह जो पृष्ठ है ना, वो ठोस हो सकता है या तो द्रव हो सकता है, गैस की नहीं बात हो रही है यहाँ पर। ठीक, पृष्ठ रसायन हमने यहाँ पर हेडिंग डाल दिया है, आप इसको लिख लीजिएगा कि पृष्ठ रसायन, हमने इसकी डिफिनेशन देख ली। अब बात आती है अधिशोषण। अगर आपसे कोई पूछे अधिशोषण कैसी घटना है, यह एक पृष्ठीय घटना है जिसका अध्ययन हमें इसी चैप्टर में करना है, पृष्ठ रसायन वाले में। दूसरा है हमारा उत्प्रेरण। उत्प्रेरण की जो घटना है वह भी एक पृष्ठीय घटना होती है जिसका अध्ययन हमें इसी चैप्टर में करना है। अगला है कोलाइडी विलयनों का निर्माण। कोलाइडी विलयनों का निर्माण भी इसी चैप्टर में है, यानी अधिशोषण पहला पार्ट, उत्प्रेरण दूसरा पार्ट, कोलाइडी विलयनों का निर्माण तीसरा पार्ट। यानी जो तीनों पार्ट है ना, वो किसमें है, इसी चैप्टर यानी सरफेस केमिस्ट्री, पृष्ठ रसायन में है। और भी इसके एग्जाम्पल हैं, जैसे संक्षारण। संक्षारण भी तो एक पृष्ठीय घटना है ना, इसका अध्ययन हमें पृष्ठ रसायन में करना पड़ता है। अगला हमारा आता है संक्षारण हो गया। मतलब ऐसे कई सारे टॉपिक हैं जो पृष्ठ रसायन के अंतर्गत आते हैं। एक क्रिस्टलीकरण हो गया। ये सारी घटनाएं किसके अंतर्गत आती हैं, पृष्ठ रसायन के अंतर्गत आती हैं। यहाँ पर हम आपको सिर्फ अधिशोषण, क्या एडजॉर्प्शन, अधिशोषण के विषय में बताएंगे। अब देखिए अधिशोषण होता क्या है। अधिशोषण में पहली बात तो दो चीजें होती हैं। एक तो हमारा होता है अधिशोषक, यानी जिस पृष्ठ पर या जिस पदार्थ पर अधिशोषण की घटना होती है वह पृष्ठ हमारा क्या कहलाता है, अधिशोषक कहलाता है। और दूसरा हमारा आता है अधिशोष्य। क्या, अधिशोष्य। अधिशोषक, अधिशोष्य और अधिशोषण, इन तीनों में कंफ्यूज नहीं होने का। अधिशोषक और अधिशोष्य। अब अधिशोषण में क्या होता है कि किसी ठोस या द्रव की, किसी ठोस या द्रव की सतह पर अन्य गैस के या अन्य पदार्थ के अणुओं का एकत्रित हो जाना, समझिएगा, एकत्रित हो जाना या आकर्षित होना, क्या कहलाता है हमारा, अधिशोषण कहलाता है। हम डेफिनेशन नहीं लिखेंगे। देखिए अधिशोषण क्या है कि किसी ठोस या द्रव की सतह पर अन्य गैस के या अन्य पदार्थ के अणुओं का आकर्षित होना या एकत्रित होना हमारा क्या कहलाता है, अधिशोषण कहलाता है। अब बात आती है कि ये अधिशोषक और अधिशोषक क्या है। ठीक ना, अब देख लीजिए अधिशोषक जो है ना, मान लीजिए ये कोई हमारा पृष्ठ है, इस पृष्ठ पर SO2 गैस है, ये कोई ठोस पृष्ठ है हमारा, ठोस सॉलिड। इस ठोस पृष्ठ पर ये SO2 गैस का क्या होना है, अधिशोषण होना है। कौन सी घटना होनी है, अधिशोषण। अधिशोषण कोई भी बोले समझ जाना कि हमारे कौन से चैप्टर से संबंधित है, पृष्ठ रसायन वाले चैप्टर से, अधिशोषण। अब अधिशोषण में जो ठोस है ना, ये ठोस ही हमारा क्या कहलाता है, अधिशोषक कहलाता है। यानी इसकी डिफिनेशन लिखना हो तो लिख लीजिएगा कि जिस पदार्थ पर, ठीक, या जिस द्रव पर या जिस ठोस पर अधिशोषण की घटना होती है वह पृष्ठ या वह ठोस या वह द्रव क्या कहलाता है हमारा, अधिशोषक कहलाता है। अब दूसरा हमारा आता है कि SO2 कौन सी बला है।
SO2 जो है ना वो हमारा अधिशोष से होता है। क्या होता है? अधिशोष। अधिशोष वह होता है कि जिस पदार्थ का अधिशोषण होता है। क्या? जिस पदार्थ का अधिशोषण होता है। अब यहाँ पर जो SO2 है, SO2 को क्या हो रहा है? इस पृष्ठ पर अधिशोषण ही तो हो रहा है ना। तो अधिशोषण जब इस पृष्ठ पर हो रहा है तो यहाँ SO2 हमारा क्या होगा? अधिशोष से होगा। और जिस पृष्ठ पर हो रहा है वह पृष्ठ हमारा क्या कहलाएगा? अधिशोषक कहलाएगा। और इस पूरी घटना को हम कुल मिलाकर क्या बोलेंगे? अधिशोषण बोलेंगे। इतनी बात क्लियर? अधिशोषण, अधिशोषक, अधिशोष, तीनों चीज क्लियर। चलो अब आगे देखते हैं। अधिशोषण, अधिशोषक और अधिशोष तीनों में से किसी टॉपिक पर कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना जरूर, या ना समझ में आया हो। चलो अब अगला देखते हैं कि यह जो अधिशोषण है ना, ये कैसे, मतलब कि किस चीज पर होता है। ठोस द्रव हमने बता दिया, ठीक है। अब जैसे जो हमारा सकृत चारकोल होता है, क्या होता है? सकृत चारकोल। सकृत चारकोल पता है ना क्या होता है? सकृत चारकोल जो है वो, जैसे सकृत चारकोल हमारे दो प्रकार का होता है। एक तो जांतव चारकोल यानी एनिमल चारकोल, दूसरा प्लांट चारकोल यानी वनस्पति चारकोल। इसमें क्या होता है? जो वनस्पति चारकोल होता है इसमें लकड़ियों को किसमें? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या करते हैं? गर्म करते हैं। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या करते हैं? गर्म करते हैं। तो उससे जो प्राप्त होता है ना वही हमारा क्या होता है? चारकोल होता है। ठीक ना, चारकोल। और ये जो चारकोल हो गया, सिलिका जेल, एल्यूमिना जेल, ये सब क्या होते हैं? सरंध्र होते हैं यानी छिद्रित होते हैं, जिसके कारण इनका पृष्ठीय क्षेत्र बढ़ जाता है। और यदि किसी चीज का पृष्ठीय क्षेत्र बढ़ेगा ना तो उस पर अधिशोषण की घटना जो है वो अधिक मात्रा में होगी। ठीक ना, सकृत चारकोल पता चल गया। अब जांतव चारकोल यानी एनिमल चारकोल क्या होता है? एनिमल चारकोल किसी जंतु की या मनुष्य की हड्डियों को जब हम ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं, ठीक ना, यानी कि किसी मनुष्य या जंतु की हड्डियों को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं तो उससे जो प्राप्त होता है ना वो हमारा क्या कहलाता है? जांतव चारकोल। और जो चीनी के रंग का विरंजीकरण होता है ना उसमें हम कौन सा चारकोल उपयोग करते हैं? जांतव चारकोल। बोर्ड पेपर में पूछ लेगा कि चीनी के विरंजीकरण में कौन से चारकोल का उपयोग किया जाता है? जांतव चारकोल, वनस्पति चारकोल या वगैरह वगैरह, एक दो और। ठीक ना, तो किस पे टिक मारना है? जांतव चारकोल यानी जंतु चारकोल में। अब देखते हैं कि हमारा अवशोषण क्या है। क्या? अवशोषण। ये अधिशोषण वाले चैप्टर में ही है, जो अधिशोषण वाला जो टॉपिक है उसी में हमारा एक आता है अवशोषण क्या होता है। अब हमें ये तो पता चल गया कि अधिशोषण कौन सी घटना है? पृष्ठीय घटना। लेकिन जो ये हमारा अवशोषण होता है ना ये हमारा पृष्ठीय घटना नहीं होती, ये हमारी स्थूल यानी बल्क, यानी जैसे मान लीजिए कोई ठोस गोला है, ठीक ना, क्या है? कोई ठोस गोला या ठोस अधिशोषक बोल दीजिए। अब तो अधिशोषक पढ़ ही चुके हो। ये जो हमारा ठोस अधिशोषक है, यहाँ पर जो SO2 है, मान लीजिए कोई गैस SO2 मान लीजिए, ये आई, इस पर अधिशोषित ना होकर इसके अंदर, इस ठोस अधिशोषक के अंदर एक समान रूप से क्या हो गई? वितरित हो गई। अब जब कोई अधिशोषक की सतह पर ना होकर, जब कोई अधिशोषक की सतह पर ना होकर उस अधिशोषक के अंदर यानी बल्क यानी स्थूल में एक समान रूप से क्या हो जाए? वितरित हो जाए, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? अवशोषण कहलाएगा। डिफिनेशन आप लोग लिख लीजिएगा कि क्या होता है जब हमारा अधिशोष जो है ना वो अधिशोषक की सतह पर एकत्रित ना होकर या आकर्षित ना होकर क्या हो जाए? उस अधिशोषक के बल्क यानी स्थूल के अंदर जाकर एक समान रूप से वितरित हो जाए, तो हमारी यह घटना क्या कहलाएगी? अवशोषण। अवशोषण का एग्जाम्पल जो है वो जैसे अधिशोषण, हाँ, अवशोषण का एग्जाम्पल हो गया फोम होता है ना, एक फोम चाहे उसका बोल दो स्पंज, इसमें जो जल का अवशोषण, फोम या स्पंज द्वारा जल का अवशोषण, इस अवशोषण का एग्जाम्पल है। जैसे मान लीजिए कोई फोम है आपके पास, उसे आप एक बाल्टी में या किसी में भी
ऐसे अंदर डालिए और निकाल लीजिए, उस जल का क्या हो जाएगा उस फोम में? अवशोषण, यानी वह हमारी कौन सी घटना होगी? अवशोषण, ना कि अधिशोषण। अधिशोषण, अवशोषण, ध्यान दिए रहना कि क्या है अधिशोषण और क्या है हमारा अवशोषण। अब देखते हैं इसके बाद हमारा क्या आता है। अधिशोषण अवशोषण हो गया। अब हाँ चलो, अब देखते हैं हमारा विशोषण क्या कहलाता है। क्या? विशोषण। अब विशोषण नाम से ही लग रहा है कि अधिशोषण का उल्टा विशोषण। एक लाइन पे इसका आंसर है कि विशोषण कौन से क्या है? अधिशोषण का उल्टा ही हमारा विशोषण कहलाता है। अधिशोषण में क्या होता है? जो हमारा अधिशोषण होता है ना, वो अधिशोषक की सतह पर आकर एकत्रित हो जाता है, जबकि जो हमारी विशोषण वाली घटना है ना, उस पर एकत्रित नहीं होता, बल्कि अधिशोषक की सतह से दूर हटना। क्या? अधिशोषक की सतह से दूर हटना हमारा क्या कहलाता है? विशोषण कहलाता है। जस्ट अधिशोषण का उल्टा होता है। अधिशोषण का उल्टा। अधिशोषण तो समझ ही गए क्या होता है, तो विशोषण जो है वो अधिशोषण का उल्टा होता है। चलिए अब देखते हैं, विशोषण हमारा हो गया। अब शोषण क्या होता है? क्या? शोषण, केमिस्ट्री की लैंग्वेज में शोषण। ठीक, देखिए शोषण क्या होता है। शोषण में ये होता है जब अधिशोषण, ठीक ना, अधिशोषण और विशोषण दोनों घटनाएं जब एक साथ होती है ना, तो वह हमारा क्या कहलाता है? शोषण कहलाता है। जैसे देखिए जो हमारा अधिशोषण है ना, उसमें अधिशोष से आकर एकत्रित हुआ। विशोषण में क्या हुआ? अधिशोषण आकर क्या हुआ? अधिशोषक की सतह से निकल रहा है अधिशोष हमारा, तो अधिशोषक की सतह से अधिशोष का निकलना प्लस अधिशोष का अधिशोषक की सतह पर एकत्रित होना क्या कहलाएगा? हमारा शोषण कहलाएगा। ठीक, शोषण एक लाइन में आप लिख सकते हो कि जब अधिशोषण, क्या? अधिशोषण और विशोषण, यानी जब अधिशोषण और विशोषण दोनों घटनाएं जब एक साथ होती है ना, तो हमारा क्या होता है? शोषण होता है। अब एक हमारे मतलब बोर्ड पेपर में एक बार पूछा था कि गैसों की सतह पर, क्या? गैसों की सतह पर, गैसों नहीं, ठोसों, धातु की सतह पर, सॉरी धातु की सतह पर, हाँ धातु की सतह पर गैसों का जो अधिशोषण होता है ना, यानी धातु की सतह पर गैसों का अधिशोषण क्या कहलाता है? हमारा अधिधारण। क्या? अधिधारण। नोट पॉइंट में इसको जरूर लिख लेना, अधिधारण। यानी कि कोई धातु है, मान लीजिए धातु तो पता होगा ना आपको, धातु जैसे मान लीजिए हमारा क्या हो गया? सोडियम हो गया। सोडियम एक प्रकार का क्या है? धातु है। तो धातु की सतह पर मान लीजिए कोई धातु है, इसकी सतह पर जब कोई गैस, मान लीजिए अमोनिया गैस है, इसकी सतह पर जब अधिशोषित होगी ना, ऐसे अधिशोषित हो जाएगी, तो इस सतह पर जब हमारी अमोनिया अधिशोषित होगी ना, तो इस सतह पर अमोनिया का अधिशोषण क्या कहलाएगा? अधिधारण कहलाएगा। अधिधारण। और कहीं पर मत लिख देना कि ठोस की सतह पर गैसों का अधिशोषण अधिधारण कहलाता है। हाँ माना ये भी धातु ठोस है, लेकिन सिर्फ अगर धातु की बात करें, किसकी? सिर्फ धातु की बात करें तो हमारा अधिधारण कहलाएगा। आगे यही धातु की जगह कोई और है तो वहां पर अधिधारण हम इसको नहीं बोलेंगे, सिर्फ और सिर्फ धातु की सतह पर गैसों का अधिशोषण ही हमारा अधिधारण कहलाता है। ठीक, अब आगे हम देखते हैं विशोषण, शोषण, धातु की सतह पर गैसों का अधिशोषण, ये सब समझ में आया? अगर समझ में आया हो तो कमेंट में जरूर लिखना। चलो अब अगला देखते हैं। अगला है हमारे पास कि अधिशोषण एंथैल्पी क्या होती है? क्या?
अधिशोषण एंथैल्पी। चलो देखते हैं अधिशोषण एंथैल्पी होती क्या है। लिखते हैं यहाँ पर अधिशोषण एंथैल्पी। अब अधिशोषण एंथैल्पी में क्या होता है कि अधिशोषण साम्य पर, किस पर? अधिशोषण साम्य पर। अधिशोषण साम्य का मतलब तो समझ रहे हो ना, अधिशोषण साम्य मतलब क्या होता है? अधिशोषण साम्य मतलब ये होता है कि जब जो हमारा अधिशोषण है ना, वो जो विशोषण है, क्या? अधिशोषण और विशोषण। अधिशोषण विशोषण अभी हमने पढ़ा है पीछे, ठीक। अधिशोषण और विशोषण का वेग जब क्या हो, लगभग बराबर हो। मतलब मान लीजिए कोई ये ठोस है, इस पर जैसे कोई हमारा अधिशोष है ना, तो अधिशोष जो है वो अधिशोष के अधिशोषित होने की जो मात्रा है, ठीक ना, अधिशोष के अधिशोषित होने की जो मात्रा होती है, वही मात्रा यदि इस अधिशोषक के पृष्ठ से निकलने की मात्रा हो और ये दो आपस में क्या हो, बराबर हो, तो यही हमारा पूरा क्या कहलाएगा? अधिशोषण साम्य कहलाएगा, ठीक ना। कि क्या होता है, मान लीजिए कोई हमारा अधिशोषक है, क्या है? अधिशोषक है। आप किसी भी डिफिनेशन को ना लिखकर उसको समझकर प्लस उसके शॉर्ट नोट्स बनाया करें। जैसे हम यहाँ पर डायग्राम बना देते हैं ना, एक बार आप समझ लीजिए, फिर उसके बाद तो खुद जब एक बार आप देखेंगे ना तो खुद समझ आ जाएगा। जैसे देखिए, मान लीजिए हमारे कोई अधिशोषक है, कौन सा? ठोस अधिशोषक है। ठोस की जगह द्रव भी हो सकता है, लेकिन गैस नहीं होगा। फिर से एक बार कि ठोस और द्रव की सतह पर ही यह घटना होगी, ना कि गैस की सतह पर, ठीक ना। देखिए अभी हमारा कोई ठोस अधिशोषक है, ठीक ना, ठोस अधिशोषक है। अब इस ठोस अधिशोषक में जो अधिशोष है हमारा, उसकी मात्रा प्लस अधिशोष के निकलने की मात्रा क्या हो, बराबर हो। यानी इनका वेग बराबर हो, जितनी जल्दी से अधिशोष से चपक रहा है उतनी जल्दी से अधिशोष पृष्ठ को छोड़ के भी भाग जाए, ठीक ना। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? अधिशोषण साम्य। अब देखिए हम अपने डिफिनेशन पे आते हैं कि अधिशोषण एंथैल्पी होती क्या है, ठीक ना। अधिशोषण एंथैल्पी यानी अधिशोषण साम्य पर, अधिशोषण साम्य पर एक मोल अधिशोष के, क्या? एक मोल अधिशोष के अधिशोषित होने पर, एक मोल अधिशोष के अधिशोषित होने पर, एक मोल अधिशोष के अधिशोषित होने पर जितनी, क्या? जितनी ऊर्जा या एनर्जी रिलीज होती है, यानी जितनी ऊर्जा या एनर्जी उत्पन्न होती है, वही हमारा क्या कहलाता है? उत्पन्न होती है, वही हमारा अधिशोषण एंथैल्पी कहलाता है। इतनी बात क्लियर? अब बात यहाँ पर ये फंसती है कि ये जो ऊर्जा है ना, ऊर्जा क्यों रिलीज होती है? हमने तो पढ़ लिया कि जो एक अधिशोषण साम्य पर एक मोल अधिशोष के अधिशोषित होने पर जितनी ऊष्मा या ऊर्जा या एनर्जी रिलीज होती है या उत्पन्न होती है, ठीक ना, वही हमारा क्या कहलाएगा? अधिशोषण एंथैल्पी कहलाएगा। लेकिन बात यहाँ पर ये फंसती है कि जो हमारा ऊर्जा यानी एनर्जी है वो रिलीज क्यों हो रही है, ठीक ना। एनर्जी क्यों रिलीज हो रही है? एनर्जी इसलिए रिलीज हो रही है कि आप पढ़े होंगे कि जब कभी बंध बनेगा, क्या? बंध बनेगा, एनर्जी रिलीज होगी। यहाँ पर बंध ही तो बनेगा ना, ये कोई ठोस अधिशोषक है। यहाँ पर जब कोई अधिशोष से यानी कोई गैस की मात्रा जब यहाँ पर अधिशोषित होगी तो बंध बनेगा, वंडरवाल बंध बनेगा, कई बंध बनेंगे। जब बंध बनेंगे तो बंध बनने के कारण ऊर्जा मुक्त होगी, और ऊर्जा जब मुक्त होगी तो वही हमारा क्या कहलाएगा? अधिशोषण एंथैल्पी कहलाएगा। एक बार फिर से कि अधिशोषण एंथैल्पी होती क्या है।
अधिशोषण साम्य पर 1 मोल, ध्यान दिए रहना कि अधिशोष्य की जो मात्रा है वो कितनी होनी चाहिए, 1 मोल। तो 1 मोल अधिशोष्य के अधिशोषित होने पर, किसी पृष्ठ पर 1 मोल अधिशोष्य के अधिशोषित होने पर जितनी एनर्जी रिलीज होती है वही हमारा क्या कहलाता है, अधिशोषण एंथैल्पी कहलाता है। अब आगे हम देखते हैं कि सक्रिय केंद्र क्या होता है। क्या? सक्रिय केंद्र। चलो अब देखते हैं, अधिशोषण एंथैल्पी तो हो गई, अब देखते हैं हमारा सक्रिय केंद्र क्या होते हैं। चलो, सक्रिय केंद्र, तो जो हमारा सक्रिय केंद्र होता है ना, सक्रिय केंद्र का सिंपल सा मतलब है, मान लीजिए कोई हमारा अधिशोषक है, क्या है, अधिशोषक, और उस अधिशोषक पर बहुत सारे क्या हैं, गड्ढे हैं, खुरदुरापन है, कोने हैं, ये सब जब होता है, मान लीजिए हमारा कोई ये है, चित्र को ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर देखिए ये गोला आपका सही नहीं है ना, कितने सारे आपको यहाँ पर गड्ढे दिखाई दे रहे हैं, कोने दिखाई दे रहे हैं, खुरदुरापन दिखाई दे रहा है, तो ये सब क्या होंगे, हमारे सक्रिय केंद्र कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? सक्रिय केंद्र। तो जब इसकी डिफिनेशन बना लीजिए, जैसे कि जब कोई ठोस अधिशोषक, ठीक ना, मतलब जब किसी ठोस अधिशोषक की सतह पर खुरदुरापन हो, कोने हो, गड्ढे हो, कुछ भी आप बोल सकते हो कि गड्ढे हो, तो ये सब हमारा क्या कहलाएगा, सक्रिय केंद्र कहलाएगा। और इस पर जो है मुक्त संयोजकताओं की संख्या, कौन सी संयोजकता? मुक्त संयोजकताओं की संख्या, मुक्त संयोजकताओं की संख्या अधिक होती है, संख्या अधिक होती है। जब मुक्त संयोजकताओं की संख्या अधिक होगी तो उस ठोस अधिशोषक का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ेगा, और जब उस ठोस अधिशोषक का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ेगा तब इस अधिशोषण की घटना अधिक मात्रा में होगी। यानी हमें यहाँ पर पता चल गया कि अगर हमें अधिशोषण की मात्रा को बढ़ाना है ना, अभी आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल अभी बता दे रहे हैं कि जब अधिशोषण की मात्रा को बढ़ाना हो तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ा दें। और पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे बढ़ेगा? उसे हम पीस सकते हैं या उस पर मुक्त संयोजकताओं की संख्या बढ़ा दें, सक्रिय केंद्र बढ़ेगा, तो इससे हमारा क्या कहलाएगा, सक्रिय केंद्र। तो सक्रिय केंद्र की डेफिनेशन क्लियर, कि जब किसी ठोस अधिशोषक की सतह पर क्या हो, ठोस अधिशोषक की सतह पर खुरदुरापन हो, खुरदुरापन या कोने या गड्ढे, कुछ भी आप बोल सकते हो अपनी लैंग्वेज में, खुरदुरापन हो, कोने हो, गड्ढे हो, तो ये सब हमारे क्या कहलाएंगे, सक्रिय केंद्र कहलाएंगे। और ठोस अधिशोषक की जो ये खुरदुरापन, कोने है ना, इस पर मुक्त संयोजकताओं की जो संख्या है वो अधिक होती है। और मुक्त संयोजकताओं की संख्या यदि अधिक होगी, ध्यान से, मुक्त संयोजकताओं की संख्या अधिक होगी तो पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ेगा, और यदि पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ेगा तो अधिशोषण की मात्रा अधिक मात्रा में होगी। चलो अब आगे देखते हैं, अधिशोषण की क्रिया विधि, कि आखिरकार हमने इतना अधिशोषण के विषय में पढ़ लिया, ये तो क्लियर हो जाए कि अधिशोषण होता किस प्रकार है। अधिशोषण की क्रिया विधि, अब इसके बाद पढ़ना है अधिशोषण की अधिशोषण की क्रिया विधि, ठीक ना, अधिशोषण की क्रिया विधि। आखिर हमने अधिशोषण पढ़ तो लिया, लेकिन उसकी क्रिया विधि थोड़ा जान ले कि कैसे होती है अधिशोषण की घटना। अब इसको समझने की कोशिश करना। मान लीजिए ये कोई पात्र है या बीकर है, ठीक ना, यहाँ पर द्रव भरा हुआ है, यहाँ तक क्या भरा हुआ है, द्रव।
द्रव जल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। अब इसमें देखिए जो इसके अंदर के पार्टिकल है ना, ये कई सारे होंगे। ये अंदर के यानी द्रव की सतह के पर ना होकर उसके अंदर के जितने पार्टिकल है ना, वो एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो एक दूसरे को आकर्षित करने पर इनका जो परिणामी होगा ना, वो क्या होगा, शून्य होगा। क्या होगा, शून्य होगा। और परिणामी शून्य होने पर इस पर जो बल कार्य करेगा ना, वो संतुलित बल कार्य करेगा। कौन सा बल, अंदर के पार्टिकल, ना कि सरफेस के पार्टिकल्स, ठीक ना। तो संतुलित बल, और इसका जो परिणामी होगा वो क्या होगा, परिणामी बल। इसका परिणामी बल जो है ना वो शून्य होगा। परिणामी बल जब शून्य होता है तभी तो संतुलित बल कार्य करता है, ये तो पता ही होगा। तो इसका परिणामी बल जो है वो शून्य है, क्योंकि देखिए यहाँ पर इसको संतुलित करने के लिए यहाँ पर आकर्षण बल लगा। चलो एक बार फिर से इसको मिटाकर समझा दे रहे हैं। ये मान लीजिए कोई पार्टिकल्स है, ठीक, इसको यहाँ पर आकर्षण बल लगा, इसको संतुलित करने के लिए यहाँ पर आकर्षण बल लगा, फिर यहाँ पर आकर्षण बल लगा तो इसको संतुलित करने के लिए यहाँ पर लगा, यहाँ पर आकर्षण बल तो इसको संतुलित करने के लिए यहाँ पर, यानी कि सभी दिशाओं में इसका आकर्षण बल लगा। और यदि सभी दिशाओं में आकर्षण बल लगा तो इसका परिणामी बल शून्य होगा। और परिणामी बल शून्य होगा तो इस पार्टिकल पर कौन से बल कार्य करेंगे, संतुलित बल। अब चलो ये तो बात हो गई हमारे इस सरफेस के अंदर की। अगर सोचिए यहाँ पर जो पृष्ठ है ना, इस पृष्ठ पर अगर कोई पार्टिकल हो, यहाँ पर होगा ही, पूरे पृष्ठ पर पार्टिकल होंगे। चलो जब यहाँ पर कोई पार्टिकल होगा तो ये क्या करेगा, यहाँ पर लगाया, इसको संतुलित करने के लिए यहाँ पर लगा, यहाँ पर लगाया, इसको संतुलित करने के लिए यहाँ पर लगा। लेकिन जब ये यहाँ पर आकर्षण बल लगाएगा ना तो इसको संतुलित करने के लिए कौन आएगा, इसको संतुलित करने के लिए कोई है ही नहीं, क्योंकि इसके बाद खत्म। तो द्रव की सतह वाले जो पार्टिकल है ना, वो उन पर उनका जो परिणामी होता है, क्या, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर इसको लिखते हैं, परिणामी बल, यानी जो सतह पर अणु या कुछ भी होते हैं उसका परिणामी बल जो है ना वो नीचे की ओर होता है। क्या, नीचे की ओर होता है। अब जब इसका परिणामी बल नीचे की ओर होगा तो आप खुद सोचिए, जब परिणामी बल नीचे की ओर होगा, जब इसका परिणामी बल शून्य है ही नहीं, तो इस पर कौन सा बल कार्य करेगा, इस पर बल कार्य करेगा असंतुलित बल। कौन सा बल, असंतुलित बल। असंतुलित बल। ये डायग्राम आपको इस क्रिया विधि में बनाना ही बनाना है, ठीक ना। कि मान लीजिए कोई बीकर है या कोई पात्र है, इस पर हमने द्रव भरा, इसको लिखना है, ठीक ना। इस पर द्रव भरा, अब इस द्रव के जो अंदर के पार्टिकल्स यानी अंदर के अणु है ना, वो एक दूसरे को विपरीत दिशाओं में क्या लगाएंगे, आकर्षण बल लगाएंगे। जब विपरीत दिशाओं में अंदर के पार्टिकल आकर्षण बल लगाएंगे तो इनका परिणामी तो शून्य होगा, और यदि परिणामी शून्य होगा तो इस पर कौन सा बल कार्य करेगा, इस पर हमारा संतुलित बल कार्य करेगा, ठीक ना। इस पर संतुलित बल कार्य करेगा। और परंतु क्या लिखना, परंतु इसकी सतह वाले पार्टिकल, इसकी सतह वाले जितने अणु हैं उनका परिणामी नीचे की ओर होता है, क्योंकि देखिए इसको संतुलित करने के लिए ऊपर कुछ है ही नहीं। यहाँ से भाई पृष्ठ खत्म, तो जब संतुलित यहाँ पर है ही नहीं तो इसका परिणामी कहाँ होगा, नीचे की ओर। परिणामी जब इसका नीचे की ओर होगा तो इस पर कौन सा बल कार्य करेगा, असंतुलित बल कार्य करेगा। कौन सा बल, असंतुलित बल। इसको आप लिख लीजिएगा, समझा दिए हैं। ये अधिशोषण की क्रिया विधि के बाद हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं। अगर इस अधिशोषण की क्रिया विधि ना समझ में आई हो तो बताइएगा। चलो अब हमारा आता है अधिशोषण की
मात्रा को प्रभावित, अधिशोषण की मात्रा को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक ना, अधिशोषण की मात्रा को प्रभावित करने वाले कारक। तो अधिशोषण की मात्रा को प्रभावित करने वाले जो कारक है ना, वह है 3-4 कारक हैं, देख लीजिए। पहला है हमारा ठोस अधिशोषक की, ठोस अधिशोषक की प्रकृति। क्या? ठोस अधिशोषक की प्रकृति। और ठोस अधिशोषक की प्रकृति में हमें ये पढ़ना है कि मान लीजिए कोई ठोस अधिशोषक है, मान लीजिए कोई ठोस अधिशोषक है। अब इस ठोस अधिशोषक पर, अभी हमने आपको बताया जब हम आपको सक्रिय केंद्र पढ़ा रहे थे, तो जब इस ठोस अधिशोषक पर जब सक्रिय केंद्र कोने, क्या कोने, ऐसा बनाइए, ऐसा कुछ भी, मतलब ऐसा कोई ठोस है, ऐसा बंद है लेकिन कोने है ना, ये जब किसी ठोस अधिशोषक के जब कोने होंगे ना, खुरदुरापन, यानी उस पर जब सक्रिय केंद्र होंगे ना, तो सक्रिय केंद्र होने पर उस पर मुक्त संयोजकताओं की संख्या क्या होगी? बढ़ेगी। और मुक्त संयोजकताओं की संख्या बढ़ेगी तो पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ेगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ेगा तो अधिशोषण की मात्रा अधिक मात्रा में होगी। यही हमें इस डिफिनेशन में लिखना है। चलो एक लाइन में हम लिख दे रहे हैं। किसी अधिशोषक, अधिशोषक तो समझ ही रहे होगे अब क्या है अधिशोषक, अभी पढ़ा आपने। अधिशोषक की सतह, अधिशोषक की सतह या पृष्ठ या सरफेस, कुछ भी बोल सकते हो आप अपनी लैंग्वेज में। तो किसी अधिशोषक की सतह या पृष्ठ पर सक्रिय केंद्र, सक्रिय केंद्र, अब सक्रिय केंद्र अधिक होंगे, तो सक्रिय केंद्र होंगे तो मुक्त संयोजकताओं, मुक्त संयोजकताओं की संख्या बढ़ेगी, मुक्त संयोजकताओं की संख्या बढ़ेगी। और यदि मुक्त संयोजकताओं की संख्या बढ़ेगी, मुक्त संयोजकताओं की संख्या बढ़ने से उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ेगा। और पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने से जो अधिशोषण की घटना है ना, अधिशोषण की घटना, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने से अधिशोषण की घटना बढ़ेगी। ठीक ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने से जो अधिशोषण है ना, उसकी घटना क्या होगी? बढ़ेगी। तो यही हमें इसमें लिखना है। हमें तो कुल मिलाकर अधिशोषण की मात्रा को बढ़ाना है। और अधिशोषण की मात्रा बढ़ाने का बहुत अच्छा तरीका कि हम उस ठोस पर क्या कर दें? सक्रिय केंद्र, जिसके कारण उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ेगा तो अधिशोषण की मात्रा बढ़ी जाएगी। अब अगला टॉपिक हमारा इसी से रिलेटेड है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी अधिशोषण की जो मात्रा है ना, उसको प्रभावित करने वाले कारकों में दूसरा पॉइंट हमारा है पृष्ठीय क्षेत्रफल। और पृष्ठीय क्षेत्रफल तभी हमने आपको बताया कि पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ेगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस चैप्टर का कि पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ेगा तो अधिशोषण की मात्रा बढ़ेगी। पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ेगा तो
अधिशोषण की मात्रा बढ़ेगी। अब बात यहाँ पर ये फंसती है कि हम पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ा कैसे सकते हैं। मान लीजिए हमें कोई किसी ने ठोस दे दिया कि आप इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाकर हमें बताइए, और उस ठोस अधिशोषक का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम बढ़ा सकते हैं या तो उसे पीस सकते हैं। क्या उस ठोस अधिशोषक को हम पीस कर भी उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ा सकते हैं। और दूसरा फैक्टर अभी हमने आपको ये बताया ही कि उस पर हम सक्रिय केंद्र कर दें, जिसके कारण मुक्त संयोजकताओं की संख्या बढ़ेगी तो पृष्ठीय क्षेत्रफल तो बढ़ ही जाएगा ना, मुक्त संयोजकताओं की संख्या बढ़ेगी तो। हाँ, इतनी बात क्लियर। अब अगला हमारा आता है तीसरा फैक्टर, गैसों की प्रकृति। किसकी प्रकृति? गैसों की प्रकृति। ठीक, गैसों की प्रकृति में हमें ये लिखना है कि जिस गैस का, किसी भी गैस का, अगर हमने बोल दिया 3-4 गैस दे दिए, अगर हमें बोले कि किस गैस का जो अधिशोषण है वो अधिक मात्रा में होगा, तो वो गैसों की प्रकृति पर भी निर्भर करता है हमारा अधिशोषण की मात्रा। ठीक ना, जैसे जिस गैस का क्रांतिक ताप पता है? क्रांतिक ताप का मतलब सीधा से ये है कि जिस ताप पर वह गैस द्रव अवस्था में आ जाए। ब्रैकेट में आप इसको लिख लीजिएगा, जिस ताप पर वह गैस द्रव अवस्था में आ जाए। मान लीजिए अमोनिया गैस है, ठीक ना, उसको हमने क्या किया, द्रव अवस्था में उसको लाने के लिए हमने उसको कुछ ताप दिया। मान लीजिए वह एग्जैक्ट नहीं पता, मान लीजिए ऐसा फॉर एग्जांपल कि वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या हुई, द्रव अवस्था में बदली। अब जब वह 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर द्रव अवस्था में बदली तो उस अमोनिया के लिए जो क्रांतिक ताप होगा वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही होगा। ठीक ना, एग्जाम्पल के फॉर एग्जाम्पल है। अब देख लीजिए गैसों की प्रकृति पर, जिस गैस का क्रांतिक ताप अधिक होगा, जिस गैस का क्रांतिक ताप अधिक होगा उस गैस का अधिशोषण भी अधिक होगा। ठीक ना, जिस गैस का क्रांतिक ताप अधिक होगा उस गैस का अधिशोषण भी अधिक मात्रा में होगा। ठीक, इतनी बात क्लियर कि जिस गैस का क्रांतिक ताप अधिक होगा उस गैस का जो अधिशोषण है ना, उसका अधिशोषण भी अधिक मात्रा में होगा। अब देख लीजिए कि अधिशोषण जो क्रांतिक ताप है ना, उसे हम किसी गैस की तुलना से ही तो बताएंगे ना कि हाँ इस गैस का अधिशोषण की जो मात्रा है वो इस गैस से अधिक है। जैसे SO2, NH3 आदि गैसों का जो अधिशोषण है ना वो किससे अधिक होता है, H2O2, इन सभी गैसों से SO2 NH3 का अधिशोषण अधिक मात्रा में होता है। अब यहाँ पर बात ये फंसती है कि ये जो क्रांतिक ताप वाला है ना मैटर, ये सिर्फ भौतिक अधिशोषण में होता है। किस अधिशोषण में? भौतिक अधिशोषण में होता है। यानी रासायनिक अधिशोषण पर गैसों की प्रकृति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक ना, कि यह जो है ये सिर्फ भौतिक अधिशोषण की घटना है। भौतिक अधिशोषण 2 प्रकार के होते हैं, एक हमारा रासायनिक अधिशोषण, एक हमारा भौतिक अधिशोषण। अब देख लीजिए गैसों की प्रकृति भौतिक अधिशोषण पर निर्भर करती है, जबकि परंतु यहाँ पर लिख लीजिए, परंतु रासायनिक अधिशोषण पर
परंतु रासायनिक अधिशोषण पर गैसों की प्रकृति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक ना, गैसों की प्रकृति पर जो रासायनिक अधिशोषण है उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब अगला हम देख लेते हैं ताप का प्रभाव। इसका प्रभाव, ये तो बातें क्लियर, ठोस अधिशोषक की प्रकृति, पृष्ठीय क्षेत्रफल और गैसों की प्रकृति। अब तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा है हमारे पास ताप का प्रभाव, चौथा है हमारा दाब का प्रभाव। तो बस 4-5 हैं, बस ज़्यादा नहीं है। चलो यह जो हमारा पृष्ठ रसायन वाला चैप्टर है ना, 3 पार्टों में डिवाइड है। हमने वीडियो शुरू करते ही बता दिया था। एक तो हमारा अधिशोषण, दूसरा हमारा उत्प्रेरण, तीसरा हमारा कोलाइडी विलयन। इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ अधिशोषण के विषय में ही डिस्कशन करेंगे और अभी फिलहाल कंटिन्यू है। चलो चौथा पॉइंट हमारा आता है ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव, ताप का प्रभाव जो है ना, वो भौतिक अधिशोषण में ताप का प्रभाव तो पड़ता है कि भौतिक अधिशोषण में यदि हम ताप बढ़ाएंगे तो भौतिक अधिशोषण की जो मात्रा है ना वो क्या होगी, घटने लगेगी। ठीक ना, वही चीज़ यहाँ पर लिखना है कि भौतिक अधिशोषण ताप बढ़ाने से घटता है, जबकि रासायनिक अधिशोषण ताप बढ़ाने से ताप बढ़ाने से क्या होगा, पहले तो भाई बढ़ेगा, ये पहले बढ़ेगा परंतु बाद में घटेगा, या बाद में घटने लगता है, घटेगा, बाद में घटने लगता है, लिख लो, बाद में घटने लगता है। ठीक ना, इतनी बात क्लियर कि जो हमारा ताप का प्रभाव है ना, ताप के प्रभाव में क्या होता है कि भौतिक अधिशोषण में ताप का तो प्रभाव पड़ता है कि क्या होगा कि एक टाइम, यानी मान लीजिए कोई ये ठोस है, इस पर अधिशोषण की घटना हो रही, यदि इसको हम ताप देंगे, क्या देंगे, ताप, तो ताप देने से क्या होगा, घटेगा। किस घटना में, भौतिक अधिशोषण में। अगर इसका आप रफली डायग्राम बनाना चाहो ना तो बना लीजिए। यहाँ पर टेम्परेचर, यहाँ पर अधिशोषण की मात्रा x मान लो, ताप बढ़ रहा है तो अधिशोषण की मात्रा क्या हो रही है, घट रही है, अधिशोषण की मात्रा घट रही है भाई। चलो अब बात आती है हमारी रासायनिक अधिशोषण की। किस अधिशोषण की, रासायनिक अधिशोषण की। अब रासायनिक अधिशोषण में क्या होगा, रफली उसका भी ग्राफ बना लीजिए। टेम्परेचर, रासायनिक अधिशोषण की मात्रा, इसमें क्या होगा कि टेम्परेचर तो भाई बढ़ रहा है तो यह भी बढ़ेगा, बढ़ा एक निश्चित, यानी पहले तो बढ़ा, क्या, पहले तो बढ़ा लेकिन फिर
नीचे, यानी फिर घटने लगा, यानी कि पहले तो बढ़ा परंतु बाद में घटने लगा। पहले बढ़ा बाद में घटने लगा। ये रफली डायग्राम है हमारा रासायनिक अधिशोषण का। चलो अब आगे हम देखते हैं दाब का प्रभाव। किसका प्रभाव? दाब का प्रभाव। दाब का प्रभाव, इतनी बात तो क्लियर। अब दाब के प्रभाव में देखते हैं कि पांचवा, दाब का प्रभाव। दाब के प्रभाव में पहला आता है हमारे भौतिक अधिशोषण में क्या होगा। भौतिक अधिशोषण में क्या होगा। दूसरा हमारा आता है रासायनिक अधिशोषण में क्या होगा। तो भौतिक अधिशोषण में जो हमारा दाब का प्रभाव है ना, तो वो दाब बढ़ने पर भौतिक अधिशोषण की मात्रा बढ़ती है, जबकि रासायनिक अधिशोषण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इतनी बात क्लियर। ताप का प्रभाव, दाब का प्रभाव पीछे हमने 3 पढ़ाया। कौन कौन सा? ठोस अधिशोषक की प्रकृति, दूसरा हमने पढ़ाया पृष्ठीय क्षेत्रफल, तीसरा हमने पढ़ाया गैसों की प्रकृति, चौथा हमने पढ़ाया ताप का प्रभाव, पांचवा दाब का प्रभाव। इतना बहुत है, बहुत है इतना। अगला हमारा आता है अधिशोषण समतापी। क्या होता है? क्या? अधिशोषण समतापी। चलो अब देखते हैं अधिशोषण समतापी क्या होता है। अधिशोषण समतापी। चल अधिशोषण समतापी। अधिशोषण समतापी जो है वो स्थिर ताप पर, ताप तो होना चाहिए क्या? स्थिर, ठीक, टेम्परेचर हमारा स्थिर होना चाहिए। और ये है हमारा दाब, ठीक। यहाँ पर अधिशोषित गैस की मात्रा, ठीक ना। तो इसमें हमें ये लिखना है कि स्थिर ताप पर, किस ताप पर? स्थिर ताप पर। स्थिर ताप पर अधिशोषित स्थिर ताप पर अधिशोषित गैस की मात्रा व दाब के बीच संबंध प्रदर्शित करने वाला समीकरण क्या कहलाता है? अधिशोषण समतापी कहलाता है। अधिशोषण समतापी कहलाता है, ठीक। और दाब और अधिशोषित गैस की मात्रा के बीच संबंध प्रदर्शित करने वाला वक्र क्या कहलाता है? अधिशोषण समतापी वक्र कहलाता है। ये भी पूछ सकते हैं कि अधिशोषण समतापी वक्र क्या होता है? अधिशोषण समतापी वक्र, अधिशोषण समतापी वक्र वही होता है कि अधिशोषित गैस की मात्रा, अधिशोषित गैस की मात्रा और प्लस दाब के बीच संबंध प्रदर्शित करने वाला वक्र क्या कहलाता है? हमारा अधिशोषण समतापी वक्र कहलाता है। चलो अब आगे देख लेते हैं फ्रांडलिक अधिशोषण समतापी। इतनी बात क्लियर? फ्रांडलिक अधिशोषण समतापी।
फ्रैंडलिक अधिशोषण समतापी, हेडिंग मान लेते हैं। फ्रैंडलिक अधिशोषण समतापी। अब जो फ्रैंडलिक अधिशोषण समतापी है ना, इसका जो समीकरण है वो ये x, यहाँ पर ना लिखो, इधर लिखो, x/m इक्वल टू k p की पावर 1/n। ठीक, फ्रैंडलिक अधिशोषण समतापी का समीकरण क्या है? x/m बराबर k p की पावर 1/n। ये है हमारा अधिशोषण समतापी फ्रैंडलिक का। देखिए इसमें क्या है कि स्थिर ताप पर ठीक ना, स्थिर ताप पर अधिशोषक के इकाई द्रव्यमान, स्थिर ताप पर अधिशोषक के इकाई द्रव्यमान पर, यानी एकांक द्रव्यमान पर, द्रव्यमान एक, तो स्थिर ताप पर अधिशोषक के इकाई द्रव्यमान पर अधिशोषित गैस की मात्रा तथा गैस के दाब के बीच निम्न संबंध प्रदर्शित किया। कौन सा संबंध? x/m इक्वल टू k p की पावर 1/n। अब यहाँ पर सबसे बड़ी मुसीबत है, x क्या है, m क्या है, k p n, ये पांचों चीज है क्या? तो x जो है ना वो हमारा है अधिशोषित गैस की मात्रा। x क्या है? अधिशोषित गैस की मात्रा। अब जो m क्या है? m है अधिशोषक का पृष्ठीय क्षेत्रफल। k और n ये दोनों क्या है? नियतांक या स्थिरांक। ठीक, p क्या है? दाब। ठीक, तो फ्रैंडलिक अधिशोषण समतापी क्या है कि स्थिर ताप पर अधिशोषक के इकाई द्रव्यमान पर अधिशोषित गैस की मात्रा और उस अधिशोषक के, यानी जो अधिशोषित होने वाली गैस है ना, उसके दाब के बीच निम्न संबंध होता है। वह संबंध कौन सा है? x/m बराबर k p की पावर 1/n। अब देखते हैं विलयन प्रावस्था में अधिशोषण। क्या? विलयन प्रावस्था में अधिशोषण। किस प्रावस्था में? विलयन प्रावस्था में अधिशोषण। हाँ, अब हमारा आता है विलयन प्रावस्था में अधिशोषण। विलयन प्रावस्था में अधिशोषण का मतलब ये है, मान लीजिए ये कोई विलयन है, क्या है? इस विलयन में एसिटिक अम्ल का विलयन है। किस अम्ल का? एसिटिक अम्ल का विलयन है। तो किसी ठोस अधिशोषक द्वारा
किसी विलयन में उपस्थित पदार्थों का अधिशोषण क्या कहलाता है? विलयन प्रावस्था में अधिशोषण कहलाता है। एसिटिक अम्ल, जैसे मान लीजिए इसमें एसिटिक अम्ल घुला है, तो जब इसमें मान लीजिए कोई ठोस अधिशोषक है, चारकोल तो अच्छे से परिचित हो गए होंगे चारकोल क्या है। तो चारकोल जब इस एसिटिक अम्ल के विलयन में डाला जाता है ना, तो इस विलयन की जो सांद्रता है, सांद्रता वो कम होने लगती है। क्या कम होने लगती है? सांद्रता कम क्यों होगी? जब हमने इस पर अधिशोषण वाला चारकोल डाला, जब चारकोल डाला तो ये एसिटिक अम्ल को क्या करेगा? अपनी सतह पर अधिशोषित कर लेगा। अपनी सतह पर अधिशोषित करेगा तो इस जो विलयन बना है ना, इस विलयन में एसिटिक अम्ल कम होगा, क्योंकि एसिटिक अम्ल को तो इसने अधिशोषित कर लिया। तो यही हमारा क्या कहलाएगा? विलयन प्रावस्था में अधिशोषण। यानी जब किसी ठोस अधिशोषक द्वारा किसी विलयन में उपस्थित पदार्थों का, ठीक, किसी विलयन में उपस्थित पदार्थों का अधिशोषण ही क्या कहलाता है? हमारा विलयन प्रावस्था में अधिशोषण कहलाता है। ये रहा एसिटिक अम्ल का विलयन, ये रहा हमारा चारकोल, ठीक, ये रहा विलयन प्रावस्था में अधिशोषण। अब आगे देखते हैं अधिशोषण के उपयोग, आखिरी टॉपिक इसका, कि हमने अधिशोषण इतना पढ़ा तो, लेकिन उसका उपयोग क्या है। इसका उपयोग हाँ, कि अधिशोषण के उपयोग क्या क्या है। अधिशोषण के उपयोग में ये कुछ 4 पॉइंट है। पहला है उच्च निर्वात उत्पन्न करने में। उच्च निर्वात उत्पन्न करने का मतलब है, मान लीजिए हमारे पास ये कोई बर्तन है, इसे हमें क्या करना है? इसमें कोई भी हवा ना रह जाए, कोई भी निर्वात करना है, तो निर्वात पंप द्वारा इससे हमने पूरी हवा खींच तो ली, लेकिन पूरी हवा नहीं निकल पाएगी। कुछ मात्रा में इस बर्तन पर क्या रह जाएगा? गैस की मात्रा रह जाएगी। तो इस बर्तन में हम डालते हैं अधिशोषक। तो अधिशोषक क्या करता है कि जितनी इनमें गैस है सबको अपनी सतह पर क्या कर लेता है? अधिशोषित कर लेता है। दूसरा हमारा गैस मास्क में। गैस मास्क का मतलब है जब जो कोयले की खदान होती है ना, तो कोयले की खदान में अनेक जहरीली गैसें निकलती हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, दूसरा CH4 मेथेन कार्बन मोनोऑक्साइड, ये जहरीली गैसें हैं। तो जब गैस मास्क जो है तो वो क्या करता है? गैस मास्क चारकोल से बनाया जाता है, ठीक। वो चारकोल इन जहरीली गैसों को अपनी सतह पर क्या कर लेता है? अधिशोषित कर लेता है, जिसके कारण उस कोयले की खदान में काम करने वाले कर्मचारियों को जहरीली गैस से राहत मिलती है, यानी जहरीली गैस उन तक नहीं पहुंच पाती। तीसरा हमारा आता है आर्द्रता पर नियंत्रण। कौन सा? आर्द्रता पर नियंत्रण। जैसे हमारा जो एल्यूमिना जेल हो गया, सिलिका जेल हो गया, ये सब क्या करते हैं कि नमी को अपनी सतह पर क्या कर लेते हैं? अधिशोषित कर लेते हैं, जिसके कारण आर्द्रता पर नियंत्रण भी हमारे अधिशोषण का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। चौथा हमारा आता है विलयनों से रंगीन पदार्थों के विरंजीकरण करने में। विलयन से रंगीन पदार्थों की विरंजीकरण, जैसे मैं जो चीनी का विलयन अभी हमने आपको बताया था, इसमें हमने कौन सा चारकोल उपयोग किया था? जंतु चारकोल के द्वारा हम क्या करते हैं? विलयनों से रंगीन पदार्थों का विरंजीकरण करते हैं। तो जितने रंगीन पदार्थ होते हैं वो हमारे अधिशोषक के द्वारा अधिशोषित कर लिए जाते हैं, ठीक ना। ये रहा क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 पृष्ठ रसायन का पहला टॉपिक, अधिशोषण हमने पूरा कंप्लीट करा दिया है। अब 2 टॉपिक बचते हैं, उत्प्रेरण और कोलाइडी विलयन। उसको हम किसी अन्य वीडियो में एक्सप्लेन कर देंगे। अगर इतनी बातें आपको समझ में आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।